नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा की समीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। टिहरी जिले के सभी विधायक मौजूद रहे हैं। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रही हैं। तो महत्वपूर्ण ये खबर है, जहां टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा की समीक्षा हुई, जहां टिहरी जिले के सभी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। उसकी कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं समीक्षा के दौरान की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ये समीक्षा हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये समीक्षा खास रही है, टिहरी जिले के सभी विधायक भी इस दौरान इसमें शामिल हुए हैं। क्या कुछ खास रहा है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभावार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं विकास कार्यों की। इसी क्रम में आज पूर्व में पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा सीट की समीक्षा हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री टिहरी लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद हैं और साथ ही सारे विभागों के अफसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ये तय कर रहे हैं कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति क्या है, जो पूर्व की योजनाएं थी वो कौन सी ऐसी योजना जो समय से कंप्लीट नहीं हुई और आगे का क्या प्लान हो। तो मुख्यमंत्री घेरेबंदी कर रहे हैं 2024 की और लोकसभावार उन्होंने अभी तक समीक्षा बैठक शुरू की है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्या निर्देश इस दौरान दिए गए और उसको किस तरीके से पालन होता है, ये देखना होगा। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें कई वैज्ञानिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पर्वतीय राज्य हैं जहां पर की आपदाएं आती रहती हैं और पहले मौसम की परिस्थितियों को देखकर आपदा आती थी, लेकिन अब आपदा का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। आपदा कभी भी आ सकती है, उसके लिए किसी तरीके से तैयार होना है। इन सब विषय पर चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य ही नहीं, अन्य जो पहाड़ी या हिमालयी राज्य हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव कार्यशाला से क्या कुछ संदेश दिया है, ये अब आपको सुनवाते हैं। प्रतिनिधिगण, मैं आपका आज इस कार्यशाला में उपस्थित होने पर, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जो आज इस सभागार में इस कार्यशाला में एकत्र हुए हैं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि जितने भी हमारे उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्य हैं, वो हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है कि जिस बार कोई आपदा ना आती हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपदा आती है और हम भूकंप के रूप में भूस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ अक्सर घटित होती रहती हैं और जिससे अत्यधिक जनहानि है और प्रकार की भी जो हानियां हैं, सभी प्रकार का नुकसान हमको इन आपदाओं से होता है। अब इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है कि क्योंकि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, ये बिल्कुल सच है कि आपदा आएगी, लेकिन पूर्व तैयारी यानी कि प्रोएक्टिव अप्रोच, और केवल प्रोएक्टिव अप्रोच द्वारा ही इन आपदाओं को जो इनका होने वाला नुकसान है, इनका प्रकोप है, उसको कम से कम किया जा सकता है। और हमने 2013 की जो आपदा, केदारनाथ की आपदा आई थी, उस आपदा से उस समय व्यापक जनहानि हुई थी, जन और धन दोनों की हानि हुई थी। सारे हमारे काफ़ी नुकसान हुआ और हमने काफ़ी कुछ उससे सबक भी लिया, काफ़ी कुछ सीखा भी।
इस आपदा के बाद चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड में अनेकों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन है, संचार की व्यवस्था है, सड़क है, हेलीपैड है और इससे संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बढ़ाने पर और इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और आप सब जानते ही हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं और जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर उसको संपादित किया जा रहा है। एक समय था कि केदारनाथ की त्रासदी संपूर्ण विश्व को, मैं कहूँ कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं झकझोरने का काम उस आपदा ने किया था। और उसके बाद जिस प्रकार से बहुत कम समय में केदारपुरी का न केवल पुनर्निर्माण किया गया, आज आप सब अगर तब केदारनाथ गए होंगे और अब हम लोग वॉच कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बारिश में ही हमें असली उसका टेस्ट होगा कि कितना स्टेबल हुआ है, उसमें और कुछ दिखते हैं। तो हम लोग वॉच कर रहे हैं कि उसको अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम वहाँ तैयार है हर संकट के लिए। हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, तो प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा, मैं कहूँ कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। इस प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड में पहले से हमको जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका ठीक प्रकार से बचाव हो पाए। जो नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा। तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को कम कर पाएंगे। 23 मार्च को धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है और इससे 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सप्ताह भर पूरे प्रदेशों में कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसमें कि सभी जिलों व मुख्यालयों में कार्यक्रम रखे गए हैं। कई जगह जन शिविर के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, साथ ही आम जन के सुझाव लेने के कार्यक्रम हैं। साथ ही प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही सभी विधायक गण व सांसद के भी कार्यक्रम निर्धारित हैं और खास तौर पर इस बात पर फोकस किया जाएगा कि इन 1 साल में हमने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं और जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमारा जो है जनता को समर्पित सप्ताह रहेगा और जन सेवा के कार्य इसमें किए जाएंगे। जहाँ राजधानी से लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम लगेंगे। हर विधानसभा क्षेत्रों पर लोग उस दिन कार्यक्रम करेंगे। बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे, अनेकों कैंप लगेंगे। सेवा के कार्य भी होंगे। हमारे मंत्रीगण भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे, विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, सांसदगण भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूरे, मैं कहूँगा कि और नया संकल्प लेकर के हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ें। इस पूरे 1 साल का जो समय है, जहाँ उससे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कितना हम आगे बढ़े हैं और आगे हमें किस दिशा में बढ़ना है। और अगले 10 सालों का जो हमारा रोड मैप है, उत्तराखंड का एक रोड मैप 10 सालों का, 15 सालों का हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। संकल्प उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 साल के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल बता रहा है। उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 साल के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाएंगे।
बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगा के सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने का फैसला लिया है। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देशीय शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देशीय शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। बता दें कि धामी सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए, जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिक आरक्षण को मंजूरी के साथ ही सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून को लागू कराया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल फ्लॉप साबित हुआ है। सुना है धामी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई, इस बात का जश्न है, या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात का जश्न है, केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला, इस बात का जश्न है, या जोशीमठ भू धसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदरबांट की गई, इस बात का जश्न है, या फिर पूरे उत्तराखंड को भूमाफियाओं को गिरवी रखने का जश्न है, या खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ की नदियां, नाले, खाले सब चीर देने का जश्न है। जश्न आखिर है किस बात का कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं एक के बाद एक यहाँ के भर्ती घोटालों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। जश्न इस बात का है, या आपके 6 पार्षदों ने अंसल ग्रीन वैली में जो सत्ता का नंगा नाच दिखाया, जश्न इस बात का है। धाकड़ धामी का 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन 1 साल में क्या उपलब्धियां हुई है, जिस तरह से सरकार शोर मचा रही है, वो हमें एकदम ऐसा लग रहा है कि वे हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात न करें, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दे हैं इस राज्य के, ज्वलंत मुद्दे हैं, तो जो तत्कालीन मुद्दे हैं इस राज्य के, वो भी ये सरकार हल नहीं कर पाई। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ का युवा सीधा सीधा नशा के गिरफ्त में जा रहा है और जो ड्रग माफिया है वो पूरी तौर से उत्तराखंड में अपने पांव जमा चुका है। यहाँ पे आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट हमें शर्मसार कर रही है कि सीधा सीधा खनन में सरकारी डाका पड़ रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी बताने में क्यों कतरा रही है सरकार? बेरोजगारों का जो एक मांग थी कि हमें न्याय संगत भर्ती 22 साल में नहीं मिली है, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करो, वहां भी तुम पीठ दिखा रहे हो। देखिए, सरकार 1 साल की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रही है कि सरकार बने हुए 1 साल होने जा रहा है। तो हम सरकार से कुछ हमारे सवाल है, जनहित के सवाल है, उन्हें पूछते हैं कि क्या सरकार उन चीज़ों को लेकर जश्न मनाना चाहती है? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया उसका जश्न मनाना चाहती है? यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया उसका जश्न मनाना चाहती है? प्रदेश का पलायन रुकने में क्या काम किया, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? आज सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है, हमारे युवाओं के जो ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया इस प्रदेश सरकार ने? बहन अंकिता भंडारी के उस वीआईपी का क्या नाम बता दिया? तो ये सरकार की तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके विषय में वो 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या सरकार ने वो सब काम कर दिए? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ, क्या उसकी जांच हो गई? जितनी जांचें ठंडे बस्ते में पड़ी है लोकायुक्त का ना होने के कारण, क्या सरकार की यही उपलब्धियां हैं? किसी भी सरकार के आकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आकलन तो किया ही जा सकता है। सीएम धामी ने कम उम्र का होने के बावजूद भी अपने विरोधियों को पीछे छोड़कर हर किसी के दिल में जगह बनाई है। देहरादून से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए शहबाज हुसैन की रिपोर्ट।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 मार्च को प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव व पंचायती राज को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतों को कूड़ा निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम जिसमें इसका उल्लंघन करने पर 5,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है, उसको लागू कर रिपोर्ट पेश करें। कूड़ा निस्तारण के लिए आवंटित भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसके लिए अलग से शपथ पत्र पेश करें। कोर्ट ने पिछले आदेश के मुताबिक जो राज्य सरकार के अधिकारी थे वो आज उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि जो लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर ये देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है और कूड़ा एक स्थान के बाद दूसरी जगह पर निस्तारण के लिए ले जाने का कोई सिस्टम अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो जिसके बाद कोर्ट ने सेक्रेटरी पंचायती राज को डायरेक्ट किया है कि इस संबंध में जल्दी स्टेप उठाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। और साथ ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कई निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें बढ़ा हुआ जुर्माना, एनवायरमेंटल कंपनसेशन और लगातार मॉनिटरिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर टीम बना के छापे मारने संबंधी जो भी आदेश दिए गए उनका भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने कहा है। और साथ ही ये भी डायरेक्ट किया है कि कोर्ट के आदेशों का बेटर अनुपालन हो सके, इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मॉनिटरिंग कमेटी जो राज्य सरकार की, उसके एक अधिकारी हर सुनवाई में अगली डेट से वर्चुअली मौजूद रहेगी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम के बदले मिजाज से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने, आपको दिखाते हैं। मार्च का महीना फरवरी से ज्यादा ठंडा हो गया है। राजधानी देहरादून में सामान्य पारे में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज किए जाने से ही सामान्य जनजीवन जहां प्रभावित हुआ है, वहीं सर्द कपड़े पैक कर चुके लोग अब दोबारा सर्द यानी गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ था उसकी सक्रियता उत्तराखंड में पूरे शबाब पर है, जबकि पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में 2000 मीटर से ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी है, जबकि अनुमान यह था कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से सामान्य जीवन जहां प्रभावित हुआ है, वहीं खेती किसानी को भी बुरी तरह इस पर असर हुआ है, क्योंकि लीची और आम जैसे फलों के फूल लगने का वक्त है और इस फूल पर बारिश और बर्फ किसी मुसीबत से कम के रूप में नहीं बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कल के बाद मौसम साफ होने के आसार हैं, हालांकि पूरी तरह भी राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बिगड़ा रहेगा। अप्रैल तृतीय सप्ताह से यात्रा शुरू होनी है और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी ने प्रशासन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मसूरी में ओलावृष्टि से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। साथ ही तापमान में गिरावट आने से मौसमी बीमारियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। वहीं डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने को कह रहे हैं। साथ ही ठंड में इजाफा हो गया है। बता दें, पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी में पर्यटकों ने ओलावृष्टि में भी मौसम का आनंद लिया। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। विकासनगर क्षेत्र में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। वहीं बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। गांव की सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को चलने में भी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि बुधवार से मौसम जहां साफ नजर आएगा, वहीं फिर 24 और 25 मार्च को बारिश की संभावना बन रही है। 24 और 25 मार्च को ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम निदेशक ने जताई है। मौसम निदेशक का कहना है कि किसानों के लिए ये बारिश खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में राहत लेकर आई है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उसको लेकर भी खास महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं।
बोला था 15-14 तारीख से कि आपका 16 तारीख से लेकर और करीब 20-21 तारीख तक जो है करीब लगातार बारिश है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी टाइप चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो अभी तक तो रही ज़्यादा, तो अभी आज और कल भी जो है जो एक्टिविटी है वो रहने वाली है। कल से कम हो जाएगी। आज तक ये हमने बोला था 21 तक जो है, कल से आप देखेंगे धूप निकल आएगी और परसों भी इसी तरह का है। लेकिन 24 और 25 को फिर से एक सिस्टम आ रहा है, तो उसमें भी अच्छी बारिश जो है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेगी, ओलावृष्टि जो खासकर। तो यही है कि जैसे ओलावृष्टि होती है या बिजली कड़कने का है, तो आपको पहले ही जब थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट होता है तो पता लग जाता है। तो उसी समय आदमी को चाहिए कि भाई मैं थोड़ा सेफ जगह में खड़ा हो जाऊं, चाहे ओलावृष्टि हो फिर या लाइटनिंग वाली चीज़ है, तो उससे आप बच सकें। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर बताकर रौब झाड़ने वाले फर्जी आईएएस अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया हो, लेकिन मामला तूल पकड़ते हुए उत्तराखंड पुलिस भी बगले झांकने लगी है। बताया जा रहा है कि फर्जी अधिकारी किरण पटेल बीते साल उत्तराखंड में भी आया था और देहरादून हरिद्वार के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा भी किरण पटेल ने ही की, जिसकी तस्वीरें भी आरोपी किरण पटेल ने अपने सोशल मीडिया के साथ ट्विटर अकाउंट में भी शेयर की हैं। वहीं मामले में एडीजी वी मुरुगेशन का कहना है कि पुलिस अब जांच कर रही है आरोपी किरण पटेल को पुलिस की Z+ सिक्योरिटी मिली थी या नहीं। इसको चेक कराना पड़ेगा, अभी चेक करके बता पाऊंगा मैं। वैसे होते हैं ना, वो प्रॉपर हमारा कहीं से भी सिक्योरिटी कैटेगरी का वो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से आता है, तब हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से कोई आ रहा है, सो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है, तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट, हमारे पास जो आती है फैक्स आती है, तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को आखिरकार गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया है। तहसीलदार मंगलवार दोपहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और संपत्ति की कुर्की की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य आरोपियों के परिवारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। ये ज्वालापुर में है, बाहर अदूद के अंतर्गत ये खसरा नंबर 805 में है, जिसमें वर्णित संपत्ति 2 बेनामों के आधार पर है, 78.16 वर्ग मीटर और 78.16 वर्ग मीटर। उस पर हमने यहाँ पर इनकी जो अनकंस्ट्रक्ट एरिया बना हुआ है जितना भी, उसमें ये कुर्क कर ली गई है। उत्तराखंड एसआईटी को पटवारी पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने 50,000 के इनामी आरोपी डेविड को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी पेपर लीक मामले में अब डेविड समेत 16 बड़े आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी डेविड ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की रकम वसूल कर रिजॉर्ट में पेपर रटवाने में अहम भूमिका निभाई थी। वन दरोगा भर्ती पेपर लीक प्रकरण में भी आरोपी साल 2021 में जेल जा चुका है। डेविड जो है लगातार इसमें फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी किया था गिरफ्तारी पर। इसको भगवानपुर क्षेत्र से एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व में भी इस पर लक्सर क्षेत्र में नौकरी का झांसा देने के आरोप में इस पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ 2021 नवंबर में भी रुड़की में भी अपने साथियों के साथ वन दरोगा भर्ती में जो है कुछ लोगों से पैसे लेकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने के आरोप लगे थे, जिसमें उसकी गाड़ी हुई थी। अब लगातार ये पटवारी और एईजी परीक्षा में फरार चल रहा था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ बिहारीगढ़ और अन्य जगह पर जहां पर प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ाया गया था, वहां पर भी ये सक्रिय रूप से मौजूद रहा था और छात्रों से इसने इसकी एवज में बड़ी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने और समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पुलिस विशेष निगरानी बनाए हुए है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में खुफिया एजेंसी और एसटीएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। वेरिफिकेशन कराना है। कैसे करीब 1900 केसेस है, 420 के, हाँ 420 के तो स्टेट में उसका भी निगरानी में अभी तक अभियुक्त 3000 का आइडेंटिफाइड हुआ है हमारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।